हमारे अगले वक्ता डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी के बारे में मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखना चाहूँगी। पहले डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी का जन्म 1948 में परतापुर बांसवाड़ा में हुआ। आपने अपनी उच्च शिक्षा उदयपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। देश विदेश में अनेकों प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों में सहभागिता के साथ साथ विश्व के विभिन्न शहरों में आपके चित्रों की एकल प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं। चित्रकर्म के अतिरिक्त एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में आपने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में अपनी सेवाएं दीं। कला लेखन के क्षेत्र में आपकी पुस्तकें कला की कहानी एवं भारतीय कला उल्लेखनीय हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका आभार का संपादन एवं वहीं से प्रकाशित पत्रिका आकृति एवं आकृति के विशेषांकों के वर्षों तक संपादक रहे। आप देश विदेश में आयोजित विविध प्रतिष्ठित चित्र प्रदर्शनियों में निर्णायक मंडल के सदस्य भी रहे। साथ ही राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कार्यकारी बोर्ड के भी सक्रिय सदस्य रहे हैं। राजस्थान के प्रयोगवादी कलाकारों की संस्था टकमण 28 के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। सन 2000 से 2008 के मध्य राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की त्रिनालीय समिति विविध सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सक्रिय सदस्य एवं सलाहकार मंडल के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, बिहार सरकार एवं यूपी स्टेट अकादमी द्वारा आपको ऑल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया एवं 1981 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। साउथ कोरिया, जापान, यूके, सिंगापुर, हंगरी, फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, इजिप्ट इत्यादि अनेकों देशों में कला प्रदर्शनी, आर्ट सिंपोजियम, प्रेजेंटेशन और कला के डेमोन्स्ट्रेशन हेतु आपको आमंत्रित किया जाता रहा है। आपकी कला उपलब्धियों को समेटते हुए आप पर रोहित सूरी और विनोद भारद्वाज द्वारा एक फिल्म सिम्फनी ऑफ कलर्स निर्मित की गई है। डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी आरंभ से ही अमूर्त कला के रचनाकार रहे हैं। एक लंबे समय तक आपकी कृतियों में ब्लैक एंड वाइट फॉर्म्स एंड स्पेस के इंटरप्ले पर आधारित आश्चर्यकारी रचनात्मक संयोजन देखने को मिले और ब्लैक एंड वाइट का ये पैटर्न आपकी पहचान बन गया। लेकिन नई रचनात्मक संभावनाओं को तलाशते हुए आपने अपनी इस पूर्व चिर परिचित पहचान को अचानक तोड़ एक नए कलेवर में रंगों के साथ अपने आप को प्रस्तुत किया। हमारा ऐसा मानना है कि ब्लैक एंड वाइट की अपनी एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी और सेल्फ क्रिएटेड ट्रेडिशन को तोड़ देने का जो साहस आपने किया वो असाधारण है। हम सब आतुर हैं आपको सुनने के लिए। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। व्यास जी को आपने सुना है और कल भी आपने 2 लेक्चर सुने थे। बहुत सारी पारदर्शियाँ भी देखी थी आपने। कला बोध की हम बात करते हैं। अभी बहुत सारगर्भित बात व्यास जी ने की। ऐतिहासिक, पौराणिक, कल की, आज की हर बात को आपने, जो आप अपने अंदाज में विद्वान तो हैं ही और व्यवहारिक ज्ञान के साथ भी जुड़े रहते हैं, तो और कलाकारों से सीधा रिश्ता भी रखते हैं, तो जो बात आपने कही है वो निश्चित रूप से पत्थर की लकीर है। मैं तो लेखक नहीं हूँ, न साहित्य का। मैं सिंपल एक चित्रकार हूँ। चित्र बनाता हूँ पिछले 50-55 सालों से और चित्र में रमता हूँ। चित्र देखता हूँ, चित्रों की विभिन्न रूपों का आनंद लेता हूँ। तो आज मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बहुत छोटी सी बात कहूँगा आपसे। उस छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात है, वो आप खुद समझ लें कि चित्र को, कलाकृति को देखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम पीछे ले जाते हैं, संदर्भ, साहित्य, व्याख्या, ये सब नंबर 2 पे है एक कला के विद्यार्थी के लिए।
चित्र देखना, चित्र में रमना, चित्र को अपना बना लेना और अंतर्भाषा से उसका आनंद लेना। मैं केवल इसी बात को कहूँगा, इससे ऐतिहासिक या कोई पौराणिक बात नहीं करें। हम सभी को ईश्वर ने खूबसूरत 5 इंद्रियां दी, जो उसमें से एक भी कम हो तो हम अधूरे रह जाते। और हमें एक विजुअल आर्टिस्ट को, एक कलाकार को आंखें दी, और उन आँखों का हम कितना खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। इतिहास पीछे रह जाता है, व्याख्याएं बहुत दूर चली जाती हैं, समीक्षाएं बाद में पैदा होती हैं, हम सबसे आगे होते हैं। हमारी जो सोच है नितांत हमारी अपनी है, उस पर किसी का अधिकार नहीं बनता। तो दूसरों का अधिकार क्यों बनने देते हैं कि उसने ये लिखा था तो मैं उसके अनुसार देखूं, मैंने जो देखा है वो मैं अपने अनुसार देखूं। बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारा सोचा है, इतिहास पूरा भरा पड़ा है, तो हमें अपने आप को इतना समृद्ध बनाना चाहिए कि हम कला को देख सकें। कला के पीछे की फिलॉसफी तो बात की बात है, उसकी साइकोलॉजी भी बहुत अलग की बात है, उसका सोशियो पॉलिटिकल रिलेशन भी बहुत अलग चीज़ है। और आप सीधा सीधा सिंपल सा कला को देखें, और कला को देखने के लिए हमें कला के पास जाना पड़ेगा। कला आपके पास नहीं आएगी, फिर वो आपकी हो जाएगी, आपकी स्मृतियों में बैठ जाएगी, आपकी सोच के साथ वो आपको आनंद देगी, पर पहले आपको वहां तक जाना पड़ेगा। मैं आज की ही कला की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप प्राचीन कलाओं में, अगर भीमबेटका में आप जाते हैं तो आपको उस समय की सारी स्थितियों का जो एक लेखा जोखा है, जो बड़ा मोटे रूप में आपको बताया गया है, और उसको आपने जहन में ऑटोमेटिकली पाल रखा है, वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। पर उससे ऊपर आप उस काल के व्यक्ति को, उस काल के कलाकार को, जो अपने आप को कलाकार नहीं कहता था, उसके पास उस तरह की स्थिति ही नहीं थी, पर उसमें ईश्वर ने जो चीज़ दी थी वो सर्जन करने की चीज़ दी थी, अपने आप को अभिव्यक्त करने की चीज़ दी थी। बाद में संगीत, साहित्य सब बाद में है, पहले वो लाइन के साथ खेलना उसने शुरू किया था। तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, हमें उसके साथ में आनंद लेना पड़ेगा कि उसने एक मनुष्यों की एक श्रृंखला बनाई है, या पशुओं की श्रृंखला बनाई है, या कोई शिकार करते हुए चित्र बनाया है, तो उसने जो उस माहौल को, उस समय को, उस समय की जो उपलब्ध माध्यम थे उनको, या उस समय की उसकी विचारधारा को, उसकी सोच को कैसे उसने उसमें आनंद के साथ में वहाँ प्रस्तुत किया है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं अजंता की, अजंता में पूर्ण रूप से अजंता क्यों बनाई गई है आप हम सभी जानते हैं। अजंता का निर्माण कोई कलाकृति के रूप में नहीं हुआ है, ये हम भी जानते हैं, पर आज हम उसको हमारी धरोहर मानते हैं, आज हम उसको अपना आदर्श मानते हैं, अपने आनंद की एक स्थिति के साथ जोड़ते हैं उसको। क्यों? आज हमारे पास में कला को देखने के कई रूप हैं, कई तरह की सोच है, और इतने सदियों का हमारे पास में एक ज्वलंत अनुभव है, जिसे हमने हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार, हमारे
क्षमता के अनुसार हमने उसको ग्राह्य किया है। एक कला इतिहासकार बिल्कुल अलग तरह से व्याख्यान उसका देगा, एक आर्कियोलॉजी वाला बिल्कुल उसको अलग तरह से उसकी उपस्थिति देगा। मेरा मानना केवल कलाकार के लिए, या कला रसिक के लिए है, या अच्छे दर्शक के रूप में हम उसको देखें और हम उस समय के साथ जिएं, उस समय के कलाकार की अभिव्यक्ति को हम वो करें। कहा तो ये जाता है कि कल शैल जी ने भी बोला था और सत्य भी है कहीं काफ़ी हद तक, कि कलाकृतियाँ जो हैं वो अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए या उसकी मर्जी के लिए से बनाई जाती थी। क्या 100% ये सत्य है? नहीं। अगर ऐसा ही होता तो एक ही तरह की स्थितियां होती, पर हमने अजंता में भी देखा है, भरूच में भी देखा है और सांची में भी देखा है, और इसके बाद में हमारे राजस्थानी मिनिएचर में भी और मुगल मिनिएचर में भी हमने देखा है कि उनसे हटके जनसाधारण के चित्रों की भरमार उन कलाकृतियों में है। और मैं इस विषय पे ज़्यादा वो नहीं जाऊँगा। हमें वहाँ क्या देखना है? जब हम पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों की, ऐतिहासिक स्थल पे हम जाते हैं तो हमें उसको समर्पित करना पड़ेगा। हमें अपने आप को उस पर समर्पित होकर के और उस समय को देखें और उस समय के कलाकार को देखें, उस समय की कलाकृतियों के निर्माण की पद्धति को देखें, उस समय की जो सैद्धांतिक स्थितियाँ थी वो देखें, तो हमें शायद ज़्यादा आनंद आएगा। और हम ज़्यादातर यही करते हैं। कुल मिलाकर के आप और हम एक बहुत सत्य के साथ जीते हैं। हम किसी भी म्यूज़ियम में जाते हैं, किसी गैलरी में जाते हैं, या इवन ये कला मेला देखते हैं, तो एक कलाकृति के पास में आप कितना सेकंड देते हैं? 2 से 5 सेकंड। हम एक कलाकृति का मूल्यांकन करने के लिए या एक कलाकृति को देखने के लिए 2 से 5 सेकंड देते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि हमने कलाकृति देख ली। ऐसा नहीं होता। आपको जो भी कलाकृति देखनी है, आपको जिस क्षेत्र की, जिस समय की, जिस कलाकार की कलाकृति देखनी है, आपको समय देना होगा। आपको उसके बारे में, उस कलाकार के बारे में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, तो वही बात की भी है। तो हमारे मिनिएचर आर्टिस्ट ने, या हमारे ट्रेडिशनल पेंटर्स ने, या फोक आर्टिस्ट ने, या ट्राइबल आर्टिस्ट ने जो भी काम किया है, तो क्यों किया है, किस समय के साथ किया है, किस माध्यम में किया है, किस सोच को लेकर के किया गया, ये सब ऑटोमेटिकली आपको कलाकृति आपको देगी, बशर्ते आप उसके लिए पात्र हों, आप उसको ग्राह्य करने की ताकत रखते हों। वो तब होगा जब आप अपने आप को ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड करने का मतलब मुझे जो पीएचडी करना है या डिलीट करने की बात नहीं कह रहा हूँ। आप लगातार देखते रहेंगे, दुराग्रहों से मुक्त होकर के देखते रहेंगे। पूर्व धारणाओं के साथ में किसी भी जगह, किसी भी कला केंद्र में आप नहीं जाएंगे। आप एंट्री लेंगे बिल्कुल जैसे एक बच्चा जैसे अपने घर में विचरण करता है, उस तरह से आप अगर कलाकृति को देखने जाएंगे, चाहे अजंता हो, चाहे कैलाश टेम्पल हो, चाहे हमारे उदयपुर का सहस्त्रबाहु टेम्पल हो, या चाहे मॉडर्न मिनिएचर हो या पुराने मिनिएचर हो, पर आपको खुले मन से जाना पड़ेगा। तो आपको कुछ तो कलाकृति आपको देगी और कुछ आप कलाकृति के साथ अपना रिश्ता बनाएंगे, और जो वो रिश्ता बनेगा वो स्थायी होगा, उसको हम नहीं भूलेंगे। निश्चित रूप से आप सेलेक्टिव होंगे, निश्चित रूप से आपकी पसंद के हिसाब से ही आप देखेंगे। पहली जरूरत है ये, आपका मन ही नहीं है
और आप कोई एग्जीबिशन में चले जाएं तो आप कभी भी उस एग्जीबिशन को अच्छी तरह से नहीं देख सकते, उसका आनंद लेना तो बहुत दूर की चीज़। तो देखने के लिए दिल साफ होना चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए, दिमाग के दरवाजे एकदम खुले हुए चारों ओर से खुले रहने चाहिए। तो हम उस समय को देख सकते हैं, उस कलाकृति की खूबसूरती को देख सकते हैं, उस कलाकृति में कलाकार की जो खूबियां हैं वो हम देख सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, लाइन फॉर्म कलर टेक्सचर जो फंडामेंट ऑफ आर्ट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, या है आज की हम पीढ़ी की बात करें। मैं तो स्वतंत्र भारत का व्यक्ति हूँ, तो मुझे तो मालूम है कि पिछले 70-75 साल में या 50 साल में भारतीय कला की क्या गति रही, क्या गति है और क्या आज हो रही है। तो आज तो कला को देखा ही नहीं जाता है, कला को चखा भी जाता है, कला को सुना भी जाता है, कला को सूंघा भी जाता है, और कला को एक्ट भी किया जाता है। हम आज उस युग में हैं। और पर हम जब कला को, जिस युग की कला को, जिस समय की कला को देखते हैं, तो हमें उस समय के साथ में उस कलाकृति को देखना। कुछ चीज़ें बहुत शाश्वत हैं, चाहे किसी भी समय की कला हो, वो आपको आनंदित करेगी, वो आपके मन को छुएगी, वो आपको आपके अनुसार उसको व्याख्यायित करने की ताकत देगी, बशर्ते आप पात्र हो। आप पात्र कुपात्र नहीं होते, पर जो है वो उस समय के लिए आप अपने आप को प्रस्तुत तो कर रहे हैं, तो वो कलाकृति भी आपको ग्राह्य होगी, कलाकृति भी आपको सत्यचित्त आनंद के साथ में जुड़ जाएगी। दूसरी बात, अभी बात कही थी कि कोई कला, जैसे भोंडी कला, भोंडे म्यूजिक की बात की थी, तो भोंडी कला की बात थी। मैंने एक म्यूजियम देखा, वो है स्विट्जरलैंड, बॉन में, जहाँ पॉल क्ली का जन्म हुआ था, और वहाँ उनका म्यूजियम है। वहाँ एक म्यूजियम है जिसमें जो कलाएं कहीं स्थान नहीं देती, जो म्यूजियम में निकाली जाती हैं, गैलरीज में जिनको स्थान नहीं दिया जाता है, उन कलाकृतियों का संग्रह, मतलब उसको स्वीकारा गया, उसको एक्सेप्ट किया गया। तो आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, आपका जो भोंडे म्यूजिक का जो एक संदर्भ था, वो आपने एक अलग अंदाज में, एक अलग संदर्भ में कहा था। वही इंडिविजुअल आर्टिस्ट की भी ये स्थिति होती है कि आपकी पसंद होती है, नापसंद होती है। सपोज मैं रियलिस्टिक पेंटिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें बुराई है, दूसरे एक्सेप्ट करने वाला है। या मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग का घोर विरोधी हूं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे लिए। मैं नहीं हूं ऐसा, क्योंकि मैं वहीं से पैदा हुआ हूं और वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं उसके विरोध में कैसे हो सकता हूं। और जो उसके समर्थक हैं ना, वो ट्रेडिशनल पेंटिंग को क्या समझते हैं? सिंपली नरेशन। उनको ये भी मालूम नहीं है कि ये कलर्स की ब्यूटी क्या है इसमें। या अभी शैल जी ने जो कल मल्टीफोकल वो पर्सपेक्टिव की बात की थी, या हम देखने की एक अलग अंदाज की बात की थी, उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो उसके ठेकेदार बनते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी कलाकार की कलाकृति को आपको देखना, मैं अब पौराणिक पे ऐतिहासिक बात नहीं, अब कला की बात। अगर लियोनार्डो विंसी आपको देखना है, तो लियोनार्डो विंसी के समय को आपको जानना होगा, उस समय के रियलिज्म को क्यों लिया गया वो आपको जानना होगा। तो आप मोनालिसा की भी स्थिति देख लेंगे।
बहुत सारे मोनालिसा के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं या अपने ढंग से, पर मोनालिसा स्थापित कलाकृति है, वो है। आप नहीं पसंद करते, मैं नहीं पसंद करता हूं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं तो ताजमहल को भी पसंद नहीं करता, बहुत ज़्यादा जो खूबसूरती है उसको मैं पसंद नहीं करता। मैं तो उससे ज़्यादा अल्बर्ट हॉल को पसंद करता हूँ। वो मेरे अपने विचार, और हर कलाकार के, हर कला दृष्टि जिसके पास है उसके अपने विचार होते हैं, और उन विचारों को आप जीवित रखिए। उन विचारों को आप छोटा मत मानिए, उनको और समृद्ध करिए, और वो समृद्ध तभी होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कलाकृतियों को देखेंगे। देखने के लिए कलाकार को भी देखना पड़ता है, कलाकार को इस रूप में नहीं, कलाकार के स्टूडियो को भी देखना पड़ता है। कलाकार की जो कलाकृति पैदा होती है उस पूरी प्रक्रिया को भी जानना होता है। तो आपको देखने की जो ताकत है ना, वो और भी ज़्यादा सौंदर्य की स्थिति वाली है। एक कलाकार जब हमारे जितने भी कलाकार हैं वो जब अपने स्टूडियो में होते हैं तो बिल्कुल अलग अंदाज में होते हैं। कहते हैं वो ऋषि भी हैं और भूत भी हैं, भूत की तरह तो काम करते हैं, इसीलिए उसको पागल कहा जाता है ना। उस तरह से तो वो काम करते हैं, और जब तक वो कलाकृति अपना फाइनल रूप नहीं ले लेती तब तक वो चैन से नहीं रहते। खाना खाते हैं तब भी उसी की बात करते हैं अंदर से, घर वालों को मालूम नहीं पड़ता। सोते हैं तब भी वो कलाकृति ही अंदर रहती है, और फिर इसके बाद में वापस उसी से वो होते हैं। और जब वो प्रसव पीड़ा से बाहर आ जाते हैं तो उसका आनंद सबसे पहले वही लेते हैं, और आपके लिए भी वो परोसते हैं आनंद को। तो वो आनंद क्या होगा जब तक आप अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे। अब फिर वही अच्छी और बुरी की बात आई, जब तक आप अच्छी चीज़ नहीं देखेंगे तो वैसे ही है जो आपके स्वादानुसार अच्छा भोजन नहीं मिला। इसलिए अच्छी बुरी कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरी बात, कला में कोई श्रेष्ठतम कला नहीं होती, मैं ये मानता हूँ। कला में कला तत्व होते हैं, कला सोच होती है, कला में संप्रेषण की ताकत होती है, कलाकार को या दर्शक को आनंदित करने की क्षमता होती है, पर वो भी वैयक्तिक है, वो भी सापेक्ष है। सबके लिए सब कुछ नहीं होता। आर्ट में 2 और 2 4 कभी नहीं होते। तो जहाँ कई किताबों में लिखा है कि लाल रंग इसका प्रतीक है, हरा रंग इसका प्रतीक है, नीला रंग इसका प्रतीक है। जब मैं ब्लैक एंड वाइट करता था तो मुझे कहते थे कि आप शकुनी चित्र बनाता है, अपने घर में मत लगाइए। और सबसे ज़्यादा मेरी कलाकृतियाँ तभी बिकी। मेरे से पूछते थे कि आपको कलर नहीं दिखते क्या? मैंने कहा आप इस ब्लैक में आपको कलर नहीं दिख रहे हैं क्या? इस वाइट में सारे कलर आपको नहीं आते हैं क्या? आप अपने इस दुनिया से ब्लैक एंड वाइट को हटा दीजिए तो आपको कौन से कलर रहेंगे? तो ये मेरी एक सोच है। तो कलाकार जब काम करता है तो अपने स्टूडियो में पूर्ण रूप से प्रसव पीड़ा की तरह ही अपनी कलाकृति को जन्म देता है। तो वो आनंद आप भी ले सकते हैं उसी के बाद की, जो मैंने कहा कि सबसे पहले वो आनंदित होता है, तो वो आनंद आप ले सकते हैं बशर्ते आपकी आंख उतनी देखने की आदी हो जाए। ऐसा अच्छा म्यूज़िक सुनने की हमारे में ताकत हो सकती है, अच्छा थिएटर देखने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए, अच्छा भोजन करने की हमारे में ताकत है, तो अच्छा आर्ट देखने की भी हमारे में ताकत है। नहीं है नहीं, उसको केवल डेवलप करने की जरूरत है। तो बहुत सारे सैद्धांतिक पक्ष से ऊपर आ जाइए
इतिहास में क्या लिखा है उससे भी ऊपर आ जाइए। और इसके बाद की स्थिति के साथ में आप शुरू होइए। किसी भी आर्ट गैलरी में जाएं, आर्ट म्यूज़ियम में जाएं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएं, किसी टेम्पल को देखें, आप उसके बन जाइए, आपको आनंद आएगा। और वही हम सबको उसी की खोज रहती है, उसी के बारे में सब है। चाहे आनंद कुमार स्वामी देखें, चाहे वो जो भी लिखने वाले जिन्होंने लिखा है, जो कुछ भी वो व्याख्यात किया है, बिना देखे नहीं हुआ है, बिना जिए नहीं हुआ है आर्ट के साथ। और हमारे सारे भारतीयों में ये विशेषता है, संस्कारों में ही है, कि अच्छी आंखें हैं, अच्छी सोच है, अच्छी कल्पनाएं हैं और अच्छा हमारा पास्ट है। तो पास्ट से प्रेजेंट की स्थिति में हम जाएं तो आज भी वेरिएशन बहुत है। आज की कला में मॉडर्न से कंटेम्प्रेरी और पोस्ट कंटेम्प्रेरी की स्थिति है। कंसेप्ट की बात है, कंसेप्चुअल की बात है, आपके न जाने किस किस अप्रोचेज में आर्ट को लिया जा रहा है, किस किस उसमें। तो हम मात्र पेपर या कैनवास की बात नहीं करते हैं, उससे काफ़ी ऊपर चले गए। तो कैनवास पेपर को ट्रेडिशनल माना जा रहा है। तो इतने माध्यम आए हैं, इतनी सोच आई है, इतनी अप्रोचेज हैं, इतना अलग अलग ढंग से आर्ट को एग्जीक्यूट करने का, आर्ट को प्रेजेंट करने का, आर्ट के साथ में जीने का अंदाज आया है कि वो रफ्तार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम सबको भी, हमारी आँख को भी, हमारी सोच को भी, हमारे देखने के अंदाज को भी, खाली देखने ही नहीं, आर्ट को सोचने, खाने पीने तक की स्थिति में हमें ले जाना है। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। हाँ, आखिर में केवल मैंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है। मैंने सब वही जो बात सभी कहते हैं वही कही। केवल बात, क्योंकि मैं कलाकार हूँ तो आँखें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जो दिल और दिमाग से चलती हैं। तो उसी रास्ते को हम लेते हैं, उसी की सोच के साथ में हम जीते हैं। और मैं यहीं समाप्त करता हूँ अपनी बात। व्याख्यान नहीं है, और आपने मुझे सुना, और एकेडमी ने और कन्वीनर साहब ने जो मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।